और अब, ladies and gentlemen, it is our honor to welcome Honorable Union Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Jairam Gadkari ji, a visionary leader and a driving force behind India's transition to bioenergy and eco-friendly fuels. His unwavering commitment to sustainable energy is reflected in his own words. We must not only pioneer in researching and developing these alternate fuels, but produce them abundantly and export them too. A very बहुत बहुत स्वागत है आपका सर. आदरणीय जीतू भाई शाह, फाउंडर चेयरमैन जेके ग्रुप, श्री उपल शाह डायरेक्टर चीनी मंडी, श्री हेमंत डायरेक्टर चीनी मंडी, मेरे मित्र सहयोगी आदरणीय हर्षवर्धन पाटिल प्रेसिडेंट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरेशन, श्री मृंगेश निरानी जी फाउंडर चेयरमैन निरानी ग्रुप, श्रीमती सीमा जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी अश्विनी श्रीवास्तव, हमारे प्राज के अतुल मुळे जी, मेरे मित्र सहयोगी आदरणीय रंजित निम्बाळकर जी, सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे देश के इकोनॉमी में हमारे शुगर इंडस्ट्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. हमारे टोटल जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री का 12 से 14% है. हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 20-24% है और सर्विस सेक्टर का 50-54% है. और ये जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है, इसमें हमारे जीडीपी में 1 से 1.5% जो कंट्रीब्यूशन है वो शुगर इंडस्ट्री का है. अगर आपने ये हिसाब लगाया तो राइस हो, व्हीट हो, शुगर केन हो, कॉर्न हो, सबसे सिक्योर्ड और पर एकड़ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जिसमें ज्यादा है, ऐसा कोई क्रॉप है तो वो शुगर केन है. और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका बड़े प्रमाण पर इम्पैक्ट भी है. एक महत्वपूर्ण बात है कि टोटल 178 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि जहां किसान शुगर केन के साथ जुड़े हुए हैं. ये बात अलग है कि आप सब लोग अब उसको ऑर्गेनाइज करने में अभी भी आपको बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर्स और दबाव तंत्र के बिना नीतियां कहीं निर्माण नहीं होती. ये नेचर भी कहता है कि नाक पकड़े बिना मुंह नहीं खुलता. तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ी ताकत है. और इसलिए आज हमारे देश में इस इंडस्ट्री की एक स्ट्रेंथ भी और एक वीकनेसेस भी है. स्ट्रेंथ यह है कि सरकार का समर्थन और सरकार का कंट्रोल हमारे लिए फायदे का भी है और सरकार का ज्यादा कंट्रोल हमारे नुकसान का भी है. वैसे शरद जोशी जो शेतकरी संगठन के नेता जो थे वो कहते थे उस समय कि ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में रहने वाले और सरकार चलाने वाले लोगों की मानसिकता ये अर्बन सेंट्रिक है. और इसलिए ये जो अर्बन सेंट्रिक मानसिकता जहां है, उनको सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन की चिंता 4 आइटम की है. एक है शुगर, दूसरा ऑयल, तीसरी गेहूं और चावल. पर इन चारों को लगने वाली जो कमोडिटी में जो फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, बाकी बातें हैं, उसके बारे में स्वाभाविक रूप से उतना विचार नहीं होता. और हम ग्लोबल इकोनॉमी में हैं और इसलिए डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर ये नीतियां जो है वो तय होने वाली है और इसलिए चैलेंजेस भी होने वाले हैं. मैं एक प्रश्न आपको पूछता हूं कि अगर इथेनॉल नहीं आता और केवल शुगर इंडस्ट्री पुरानी जैसी रहती तो शायद इस कॉन्फ्रेंस हॉल में आपको आने का मौका मिलने की संभावना नहीं के बराबर होती. कालाय तस्मै नमः. समय के अंदर सब सवालों के जवाब
छुपे हुए हैं। और इसलिए पहली बात है कि डाइवर्सिफिकेशन इन इंडस्ट्री, इसका बहुत बड़े प्रमाण पर हमारे एक सेक्टर पर अच्छा परिणाम है। पहली बात यह है कि शुगर केन जूस से शक्कर बनाना, चीनी बनाना, अब इसकी नीति तय करना सरकार के हाथ में है। और इसलिए किस बात को एक्सपोर्ट के लिए परमिशन देना या नहीं देना, और इसके कारण स्वाभाविक रूप से अगर हमने पूरा ओपन कर दिया रहता तो शुगर के भाव एमएसपी से भी नीचे चले जाते। कंट्रोल है, इसका फायदा भी है, और कंट्रोल है, इसका नुकसान भी है। और इसके इम्बैलेंस का जवाब अगर ढूंढना होगा तो सबसे अच्छी बात है कि अब इथेनॉल जहां तक आया है वहां से आगे जाने वाला है, पर पीछे आने की कोई संभावना नहीं है। बीच में एक दो जगह थोड़ा हुआ, पर अभी वो अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि 22 लाख करोड़ रुपए का हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैं देखता हूं कि एयर पोल्यूशन कितनी बड़ी समस्या है। 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट और एयर पोल्यूशन, ये दो समस्याओं के कारण अब इथेनॉल की कमी कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पीछे हटने की बात आएगी। जो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमारे देश में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में काफी रिसर्च हो रहा है। जब मैंने इलेक्ट्रिक की बात की थी तो लोग पूछते थे कि गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो धक्का मारने के लिए आप जाओगे क्या, यहां से लोग शुरुआत करते थे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतना राइज हुआ है कि अब वेटिंग लिस्ट बनी हुई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक मोटर, अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। और जो लिथियम आयन की जो केमिस्ट्री थी उसमें भी काफी चेंजेस हुए हैं। मुझे याद है जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया था तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी, जो आज $105 to $100 पर आई है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये केमिस्ट्री में लिथियम आयन, सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, जो केमिस्ट्री विकसित हो रही है, और जल्दी ही जैसे सेमीकंडक्टर में हमारी पॉलिसी आई, वैसे जो विशेष रूप से ऐसे मिनरल्स है जो हमारे देश के लिए आवश्यक है, उसके बारे में कल ही कैबिनेट में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए हैं। हमारे देश में जम्मू में जो लिथियम आयन मिला हुआ है वो अगर हिसाब में लिया जाए तो वर्ल्ड में 6% लिथियम आयन का स्टॉक हमारे पास है। अब हमें चाइना, अर्जेंटीना या दुनिया भर से हम ऐसी नीति बनाएंगे कि हमको ये इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लोग मुझे ये पूछते कि इलेक्ट्रिक भी आएगी, आप इथेनॉल भी बोलते हो, मिथेनॉल भी बोलते हो, सीएनजी, एलएनजी की भी बात करते हो, और फिर हाइड्रोजन की भी बात करते हो, सब आएगा तो इथेनॉल का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप सब में जितना दम है ऐसे आपसे 100 गुना भी लोग भिड़ जाएंगे तो भी पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट कम करना बहुत कठिन है। इतना सब करने के बाद भी ह्यूज इंपोर्ट है, और इसलिए इसकी चिंता मत करिए। और इसमें जो मुझे आपको कहना है कि धीरे धीरे सरकार के कंट्रोल के बाहर जाने में एक अच्छा उपयोग यही है कि हम शुगर केन साइरप को अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकेंगे तो शुगर बनाना कि इथेनॉल बनाना हमारे हाथ में आएगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से सरकार से ये प्रयास तो करेंगे ही कि शुगर प्रोडक्शन में जो कभी कभी हमारा पिछले साल का स्टॉक जो बताते हैं, हमारे श्रीवास्तव जी यहाँ बैठे हैं, लोग कहते हैं कि वो जितना दिखाते उतना स्टॉक नहीं रहता, वो बैंक के लिए लोग बताते हैं। अब सच आपको मालूम होगा, आप ही सब मालिक है। तो प्रॉब्लम यह है कि सरकार को इस बात का डर है कि शुगर का शॉर्टेज हो जाएगा और रेट बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, और वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। पर जैसे एक चीज ऐसी है कि शुगर और इथेनॉल दो बनाने के बाद तीसरा पावर का आया था, ग्रीन पावर। और ग्रीन पावर में धीरे धीरे एक मानसिकता विकसित हुई कि सोलर पावर अगर 3 रुपए यूनिट से मिलती है तो ये जो बायोमास से बनाई हुई पावर हम 6.5 और 7 रुपए के भाव से क्यों खरीदी करें, क्योंकि जो हमारे डिस्कॉम्स है वो बहुत घाटे में है।
उसके अनेक कारण हैं और उनकी पॉलिसी है मोर जनरेशन मोर लॉसेस, नो जनरेशन नो लॉसेस। तो वो उनकी अपनी एक कहानी है। इसलिए को जनरेशन का भविष्य मेरे हिसाब से मुझे कोई अच्छा नहीं दिखता। एक बात जरूर है कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। तो मेरा आपसे सुझाव है कि अब इसके बाद में जो बायोमास का कन्वर्शन पावर में करना, कि बायोमास का कन्वर्शन सीएनजी में करना, इसका आप इकोनॉमिक एनालिसिस जरूर करिए। मेरा मत यह है कि उसका कन्वर्शन बगास, पेंट वॉश, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ और बगास, ये सब बायोडाइजेस्टर में डालकर हम अगर मीथेन से हाइड्रोजन बनाने की तरफ जाएंगे तो वो एक चीपर सोर्स है। दूसरा, उससे हम सीएनजी बना सकते हैं और सीएनजी में मुझे बहुत पोटेंशियल लगता है। अभी 3-4 महीने पहले पुणे में मैंने बजाज कंपनी के सीएनजी मोटरसाइकिल को लॉन्च किया था। उनकी पेट्रोल मोटरसाइकिल है, सीएनजी की मोटरसाइकिल है, बहुत सुंदर डिजाइन की थी। और जो मुझे आंकड़ा मिला, उन्होंने जो बताया कि 1 किलोमीटर जाने के लिए पेट्रोल की मोटरसाइकिल का खर्चा ₹2.25 है और 1 किलोमीटर सीएनजी से जाने का खर्चा ₹1 है। यानी 60% सेविंग है। तो हम लोग ये जो सीएनजी, बायो सीएनजी बनाएंगे, इसका उपयोग मोटरसाइकिल में, कार में, ट्रक में, बसेस में, इवन ट्रैक्टर में। मेरे आग्रह पर ट्रैक्टर कंपनियां जो है वो मेरे पास आए थे। अभी हमने 4 व्हीलर के लिए यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स हमने लागू किए। लागू क्या किए, जबरदस्ती करवाई उनके ऊपर। वो बेचारे बहुत तंग आए थे। तो मैंने उनको कहा था करो या मरो, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। पोल्यूशन इज अ बिग कंसर्न। वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आपके कार्यक्रम में आया हूं। जो इनोवा में वो यूरो इमिशन के 6 टाइप के जो नॉर्म्स है उसको पूरी कंप्लाई करने वाली वर्ल्ड की पहली ये 100% इथेनॉल फ्लेक्स की इंजन पर चलने वाली गाड़ी है। अब मेरा आपसे सुझाव है कि टाटा, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटो, सुजुकी, 9 कंपनियों ने, वो बेचारे, मैं डंडा लगा के पीछे पड़ता हूं तो उनका नाइलाज होता है, उन्हें सब ने मॉडल तैयार किया, अभी थे। पर कहीं ना कहीं हमारी जो सिस्टम है उसमें बहुत होशियार लोग भी होते ही है। तो उन्होंने इथेनॉल का प्राइस, इंडियन ऑयल ने 400 पंप खोलने का निर्णय किया। तब वैद्य साहब थे, मैंने बहुत आग्रह करके बुलडोज किया। अब मुझे क्या पता, अब इथेनॉल का रिटेल प्राइस उन्होंने ₹110 रखे, तो फिर पेट्रोल का इथेनॉल कोई फर्क ही नहीं आएगा। तो अब वो मीटिंग होने वाली है दिल्ली के चुनाव के बाद 6 या 7 तारीख को, जिसमें पेट्रोलियम मंत्री जी ने मुझे कहा है कि इथेनॉल का रेट जो सरकार खरीदती है उसको लगभग मैच करके थोड़ा बहुत 2-4 रुपए इधर उधर होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। तो साधारणतः इथेनॉल उस रेट पर मिलता है। तो ये फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां जैसे तैयार हुई है, इसके पेट्रोल पंप जैसे है डेट्रोल, इथेनॉल के पंप लग सकते हैं। अब पंप लेने के लिए 20 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी पड़ती है। अब ये एक मुश्किल बात है। शुगर फैक्ट्री को पंप दो, ऐसा मेरा कहना था, पर हर फैक्ट्री को 20 करोड़ की बैंक गारंटी देना मुश्किल है। और इसलिए कुछ कंपनियों में ये लाइसेंस है, वो एक पंप दे सकते हैं। अब इसमें से जो है स्कूटर जो है 2 व्हीलर, इसमें हीरो, टीवीएस, बजाज और होंडा और बाकी भी लोगों ने 100% बायो इथेनॉल पर 2 व्हीलर तैयार की है। तो पहली बात तो फैक्ट्री में ही इथेनॉल तैयार हो। फैक्ट्री अपने क्षेत्र में 5-6 इथेनॉल पंप शुरू करे और सरकार जो रेट है खरीदी का उससे कुछ रीजनेबल प्रॉफिट ऐड करके वो स्टैंडर्ड का इथेनॉल अगर आप बेचते हैं तो मुझे लगता है एक नया मार्केट जो आपको मिलेगा
उसके कारण भविष्य में ये एक बहुत बड़ी शक्ति और ताकत होगा, और इस लाइन पे हमने जाना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो बहुत अच्छी है, जो पहली बार मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे देश में 400 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो राइस स्ट्रॉ परली से वो बायो सीएनजी बना रहे हैं, बगास से भी बनाते हैं, कुछ लोगों ने शुरू किया है। 55-60 प्रोजेक्ट शुरू हुए और 360 प्रोसेस में है, और इसमें से 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। और ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें जब सीएनजी निकलता है तो 35% लिग्नेंट निकलता है, और ये जो लिग्नेंट निकलता है, ये हमने पहला प्रयोग सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, ये प्राज वाले जो है इनके सहयोग से हमने एक बिटुमिन रोड बनाया नागपुर जबलपुर रोड पर, और उसमें बिटुमिन में 35% लिग्नेंट और 15% यूज रबर टायर की पाउडर यूज करके हमने वो रोड बनाया 1 किलोमीटर। सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उसका टेस्टिंग किया, और उन्होंने कहा कि ये रोड प्रूव टू बी 30-40% बेटर देन बिटुमिन रोड। तो आज ये एक बहुत बड़ा जो ब्रेक थ्रू मिला है कि किसान केवल अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, हाइड्रोजन दाता, हवाई ईंधन दाता नहीं, तो बिटुमिन दाता भी हो जाएगा। ये शुगर के पीछे ज्यादा मत लगाओ, क्योंकि आपकी गर्दन हमारे हाथ में है, और हमारी मर्जी रहेगी तब हम दबाएंगे, मर्जी होगी तब छोड़ेंगे। तो समझने वाला को इशारा काफी है, हाथ से मुक्ति पाओ, नया धंधा शुरू करो, ये ज्यादा अच्छा है। तो ये 35 रुपए 50, अभी ये बिटुमिन की स्थिति ऐसी है कि देश की रिक्वायरमेंट 90 लाख टन बिटुमिन की है, और हमारे रिफाइनरी की कैपेसिटी 45 लाख टू 50 लाख टन है, तो आधा शॉर्टेज है। और यूज रबर टायर और ये लिग्नेंट, इसमें ऑयल कंपनियों को मैंने 6 तारीख को बुलाया है, और मैंने कहा है कि आप ही खरीदी करो जैसे इथेनॉल खरीदते हो। अब मेरा प्रयास है कि 35 रुपए कम से कम रेट मिले किलो का, और 5 टन से जब राइस स्ट्रॉ से 1 टन सीएनजी निकलेगा तो 35% बिटुमिन अपना लिग्नेंट निकलेगा, और वो अगर डायरेक्ट ऑयल कंपनी इथेनॉल जैसी परचेस करेगी तो एक बड़ा सोर्स बन जाएगा, उसके कारण एक काफी अच्छी इकोनॉमिक वायबिलिटी मिलेगी। तो मेरा पहला सुझाव है कि इस विषय की तरफ आप जरूर ध्यान दीजिए। दूसरा, जो सीएनजी तैयार कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन तैयार करने के लिए भी आप आगे जरूर आइए। जो पानी से इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस से हाइड्रोजन तैयार होता है वो ग्रीन है, पर उसकी कॉस्ट 1 किलो हाइड्रोजन को, 1 केजी हाइड्रोजन को 50 यूनिट बिजली लगती है, तो 150 रुपए तो यही हो गए। तो हाइड्रोजन की कीमत 300 रुपए किलो से ज्यादा जाती है, और मेरी जो टारगेट प्राइस है, जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि 100 रुपीज के नीचे अगर आएगी तो हिंदुस्तान ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बन सकता है, और ये किसानों ने बनना चाहिए। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि बायोमास और सेग्रीगेटेड म्यूनिसिपल वेस्ट, इससे बायो सीएनजी, बायो डाइजेस्टर में डालकर बायो सीएनजी मीथेन से या हाइड्रोजन बन सकता है। हमारे कारपोरेशन में अभी हम लोग 28 टन पर डे बायो सीएनजी का प्लांट 2-3 महीने में शुरू होगा। तो आने वाले समय में ये सबसे सस्ता सोर्स है, और इसके अलावा एक और रिसर्च करने की आवश्यकता है, जिसमें हमारे वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट और बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने, चीनी मंडी वगैरह इन्होंने काम करना चाहिए। वो ये है कि हमारी जो पॉलिसी है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस है। क्या बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम बायोमास की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं? क्या बांबू हमने डेवलप किया है, अभी 80 किलोमीटर बांबू के क्रैश बैरियर हमने लगाए हैं, और आने वाले समय में 10% क्रैश बैरियर बांबू के बनाने के बारे में हम अनिवार्य करने के बारे में सोच रहे हैं। तो और ऐसे कौन से बायोमास है जिसके कारण हम सीएनजी
और हाइड्रोजन ज्यादा तैयार करने में वो उपयोगी होगा। और म्यूनिसिपल वेस्ट हर शहरों में उसका उपयोग भी करके उसमें डाला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है कि हम लोग सीएनजी के बाद हम लोग हाइड्रोजन के तरफ आगे जाएं। और ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन फिर सीएनजी, फिर डांबर, फिर इथेनॉल और आखिरी में शुगर। और शुगर में अगर आपने सरकार की नीति के बजाय तुम्हारे हाथ में अगर चाबी आएगी कि सरकार कुछ भी नीति तय करे, पर अगर सायरप तैयार हो जाएगा तो आप तय करेंगे शुगर का भाव ज्यादा होगा तो शुगर बनाएंगे, और इथेनॉल का भाव ज्यादा होगा एक तो इथेनॉल बनाएंगे। तो सरकार के बजाय नीति तुम्हारे हाथ में आएगी तो इंडस्ट्री को उससे बराबर उचित प्रकार से निर्णय करने का मौका मिलेगा। शुगर के रेट अगर मार्केट ड्रिवन है बढ़ेंगे तो शुगर ज्यादा बनेगी। और इंपोर्ट में तो फॉसिल फ्यूल में कोई चिंता ही मत करिए आप, इतना बड़ा इंपोर्ट है कि स्काई इज द लिमिट। तो बिटवीन द लाइन हमें अब शुगर इंडस्ट्री को नए परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा। शुगर बढ़ाना, जिनके लोन वापस हो गए, कर्जे चुक गए हैं, वो हंस रहे हैं, और जो कर्जे अभी चुकाने हैं वो पैसे कहां से दे। किसानों के गन्ने के पैसे, ऐसा कोई धंधा ही नहीं हो सकता कि 100 रुपए का रॉ मटेरियल खोले ले 99 रुपीज का फिनिश प्रोडक्ट तैयार करे और रॉ मटेरियल का कैश पेमेंट करे और फिनिश प्रोडक्ट का साल भर 10% बेच के पैसे दे। ये श्रीवास्तव साहब एक आधी शुगर फैक्ट्री आप खोलेंगे तो वो सबके लिए अच्छा होगा। आप पहला काम करिए कि ये इनको एक फैक्ट्री खुलवा दीजिए, क्योंकि फैक्ट्री खुलवाने के दुख और दर्द क्या होते हैं ये वही समझ सकता है। मैंने ये गलती की है इसलिए मैं समझ सकता हूं। मैं 4 चीनी मिलें चलाता हूं, केवल अब लोगों के जूते नहीं खा सकता, पर पैसे देने के लिए हर जगह आंदोलन होते हैं और माल बेच नहीं सकते, और फिर शुगर मॉर्गेज करके बैंकों से कर्जा लेते हैं, और वो देते देते जब चुनाव आता है तो लोग धमकियां देते कि अब आंदोलन करे क्या, देते क्या पैसे। तो चुनाव के पहले बाजार से हुंडी पे पैसे लाके किसानों के पैसे देने पड़ते। और मैं बोलता हूं कि बहुत सीरियसली बताता हूं कि जो पिछले जन्म में पाप करता है वो 2 चीजें अक्सर करता है, एक तो चीनी मिल डालता है, नहीं तो अखबार शुरू करता है। तो हमारा पाप था, इसलिए हमने भावना और व्यवहार, मैं जिस क्षेत्र से हूं बड़ा पिछड़ा हुआ है, 22 शुगर फैक्ट्री ने दिवाला पीटा। मुझे कोई जरूरत नहीं थी, पर दुर्बुद्धि हुई और व्यावहारिक विचार करने के बजाय भावनात्मक विचार से मैंने कहा कि नहीं, ये किसानों की प्रगति होनी चाहिए, मैं किसान हूं। तो मैं तो झेल चुका हूं क्या है क्या नहीं। मेरे लड़कों ने बाकी काम किए, हर साल 43 करोड़ का घाटा करते हैं, फिर इधर उधर से पैसे लाके बेच के बैंक के मुश्किल से पैसे देते हैं। तो ये चलने वाला नहीं है, और जिसको दुख होता है उसको ही समझ में आता है। श्रीवास्तव साहब को कैसे समझ में आएगा, जब तक उनकी चीनी मिल नहीं शुरू होगी तब तक नहीं आएगा। उनका दोष नहीं है, क्योंकि अर्बन सेंट्रिक जो मानसिकता है पूरे देश में किसी भी पार्टी की सरकार है, उनको चिंता 4 ही बातों की होती है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, यानी शुगर, ऑयल और चावल और व्हीट। हमारी सोयाबीन के भी ऐसी हालत हो गई, हमारी एमएसपी ज्यादा है, मार्केट प्राइस कम हो गई, क्रॉप पैटर्न बदल नहीं रहा। एक चीज अच्छी हो गई, कॉर्न से इथेनॉल जैसे शुरू हुआ तो 1200 रुपए क्विंटल जो कॉर्न बेचा जाता था वो 2400 रुपए हो गया, तो किसानों को अच्छा पैसा मिला। बीच में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गोडाउन में काफी चावल था, पर चावल देने में कुछ नीतिगत अड़चने थी, अब वो भी 22 रुपए किलो से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं पॉलिटिक्स में कहता हूं कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। वैसे बिजनेस भी कोई सीधी लाइन नहीं है, और तुम्हारी लीडरशिप की टेस्ट ही है कि आपने शुगर फैक्ट्री शुरू की। अब इतना सब होने के बाद भी फिर से निरानी साहब नई इंडस्ट्री डालने के लिए तैयार ही है शुगर की। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। जो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और जिनका बैंक लोन खत्म हो गया वो तो उनका ठीक है, बाकी लोग तो कभी खुशी कहीं गम, ऐसा चल रहा है। मुझे लगता है कि चैलेंजेस होते हैं,
और देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम। तो एक इसके साथ जो आखिरी मुद्दा है वो है एविएशन फ्यूल का, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। और मेरा अनुरोध है कि इसमें भी अब काफी रिसर्च आगे गया है। अभी डावोस में चर्चा हो रही थी कि एग्जिस्टिंग पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में 5% बायो एविएशन फ्यूल मैंडेटरी करे। अब हमें ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें कैपिटल कॉस्ट कम करके हमें वायबिलिटी लाकर इथेनॉल का वैल्यू एडिशन करके बायो एविएशन फ्यूल में जाना होगा। ये जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में जो रिसर्च है और प्रूवन टेक्नोलॉजी उसको हम समय दें। एक आखिरी की मुद्दा जो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको शुगर केन में प्रोडक्शन रखना है और किसानों को संतुष्ट करना है तो पर एकड़ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा और शुगर परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में कितना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आने वाले समय में ड्रोन का उपयोग करें, नैनो यूरिया, नैनो मिश्र खत का उपयोग करें। उसके साथ ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के अनेक प्रयोग हो रहे हैं। मैंने भी हमारे यहाँ कुछ किए, वो सफल हुए। और एक्सपेंडिचर कॉस्ट पर एकड़ कम करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये हमको करना होगा, जिससे किसानों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और दूसरी ओर रिसर्च में नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके मुझे विश्वास है कि हमको सीएनजी, बायो एविएशन फ्यूल, लिग्नेंट, ये जो अलग अलग प्रकार के, और ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूं, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं ट्रैक्टर भी सीएनजी का भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने उनको कहा यूरो 6, यूरो 4 के नाम है अभी। मैंने इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर बना के लाओ, इथेनॉल पर चला हुआ ट्रैक्टर लाओ, सीएनजी पर लाओ, 1 साल में दिखाओ, मार्केट में लाओ, नहीं तो यूरो 6 का नोटिफिकेशन पे साइन करके तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तो वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर भी इसमें अल्टरनेटिव फ्यूल पे आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक तरफ इंडस्ट्री में निराश होने का कोई कारण नहीं है, थोड़े बहुत चैलेंजेस है, पर डाइवर्सिफिकेशन और सक्सेसफुल रिसर्च, फ्यूचरिस्टिक रिसर्च, दोनों का उपयोग करके इंडस्ट्री का भविष्य अच्छा ही है। कुछ जो दिक्कतें आती है वो टेम्पररी है, उसको सब दिक्कतों की चर्चा तो खुलेआम करने का मेरे लिए स्वातंत्र नहीं है, क्योंकि मैं सरकार हूं, तो मेरी भी अपनी मर्यादा है। पर मैं इतनी बात आपको जरूर बताऊंगा कि आई नो योर प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड योर लेजिटिमेट प्रॉब्लम, एंड वी आर ऑल, हम उसके लिए बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इसमें से मैक्सिमम कैसे आपको, इस इंडस्ट्री को और किसानों को भला करने के लिए हम कैसी मदद कर सकते हैं, इसके लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। मैं बार बार प्रधानमंत्री जी से भी इस पर चर्चा करते रहता हूं। निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे, पर हमें आगे जाना है, कहीं निराश नहीं होना है। पॉलिसी बीच में थोड़ी बहुत एक बार इथेनॉल के बारे में आई थी तो लोग बड़े एकदम नर्वस हो गए थे। चिंता मत करिए, चलते रहना है। वन थिंग इज वेरी क्लियर एंड एब्सोल्यूट, द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज वेरी वेरी गुड। इसका भविष्य अच्छा है और आगे हम इथेनॉल को एक्सपोर्ट करने के बारे में भी कोशिश करेंगे और वैल्यू एडिशन भी करेंगे और किसान भी समृद्ध संपन्न बनेंगे और जीडीपी ग्रोथ में कम से कम हम 3% कंट्रीब्यूट करने की ताकत इस इंडस्ट्री की है और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने वाली इंडस्ट्री है। और इसलिए मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप पॉजिटिविटी के साथ और आत्मविश्वास के साथ जरूर आगे बढ़िए, हमको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका श्री गडकरी जी, आपके प्रेरित करने वाले शब्दों के लिए, आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, आपके कमाल के दृष्टिकोण के लिए, एंड फॉर बीइंग अ वेरी वेरी विजनरी एंड अ एग्जाम्पलरी लीडर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एवर सो इंस्पायरिंग, एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग। विद दिस मैं कहना चाहूंगी कि आभारी हैं हम आपके, आप आज यहाँ आए, अपना कीमती समय हमें दिया और हमारी शुगर एथेनॉल बायो एनर्जी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 की
inauguration kari. Thank you so much for that. And now I would like to request Mr. Uppal Shah, Mr. Hemant Shah, and Mr. Hussain Gangardiwala to please join us on stage to felicitate our Honorable Union Minister. May I please request you to please join us on stage? Once again, our gratitude and thank you so much for inspiring us and encouraging us and always being such a motivating leader to all of us. I request all the dignitaries to please come together for a group photograph. सभी से आमंत्रित करूंगी कि सब इकट्ठे हो जाएं, जल्दी से एक ग्रुप फोटोग्राफ हम ले लेंगे. Quickly, can we have a group photograph, please? जल्दी से हम सारे इकट्ठे हो जाएं. Everybody, please come together for a group photograph. सब जल्दी से इकट्ठे हो जाएं. Please join in, all our guests.